नमस्कार दोस्तों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ा था कक्षा 12 इतिहास के अकॉर्डिंग। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में जो मुख्य बातें पढ़ी थी वो आपको शॉर्ट में फटाफट रिवीजन करवा देते हैं। जैसे इसको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ये लोग लोहे से अपरिचित थे। प्राक सभ्यता पाषाणकालीन है, हड़प्पा वाली है आद्य इतिहास कहलाता है, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे तो थे मगर क्या पढ़े इसको हम अभी तक समझ नहीं पाए। ये मुख्यतः जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत में फैली हुई थी। और ये लोग जो है वो यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि ये लोग तांबे से और कांस्य से परिचित थे। गगर हाकरा क्षेत्र में सर्वाधिक स्थल मिले हैं, त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। और सुतका, गेंडोर, आलमगीरपुर, मांडा, देमाबाद, ये इसके चारों कोने हो गए। और इसके अलावा जैसे हड़प्पा है वो जो है रावी नदी के किनारे हैं, मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे हैं, ठीक है। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ये लोग शांति प्रिय थे, सड़कें चौड़ी थी, कच्ची और पक्की ईंटों के मकान बने हुए थे। और इसके अलावा इनके जैसे कई पाकिस्तान में जो स्थल मिले, उसके अलावा अफ़गानिस्तान में इनके स्थल मिले हैं। और गुजरात में जैसे लोथल है, फिर वृद्ध स्नानागार है, मोहनजोदड़ो, वृद्ध अनागार है, हड़प्पा, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम देखते हैं किसके बारे में, वैदिक काल के बारे में। तो आपके कक्षा 12 में जो दिया हुआ है वैदिक काल, अब आप चाहे कक्षा 12 के विद्यार्थी हो या अगर आप किसी कंपटीशन के विद्यार्थी है, सभी के लिए जो है ये चैप्टर काम का है, यानी कक्षा 12 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक। अब देखो इधर हम लिख देते हैं सिंधु और इधर हम लिख देते हैं वैदिक। इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस भी देखेंगे और उसके अलावा जो है वैदिक काल की जो विशेषताएं हैं वो भी हम देखेंगे। तो वैदिक काल की विशेषताओं की बात करें मित्रों, तो वैदिक युग जो है उसमें देखो एक तो इसके निर्माता कौन थे। इनके निर्माता जो है वो कहलाते हैं आर्य। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो ये क्या है, क्वालिटी का प्रतीक है। क्वालिटी यानी गुणवाचक जो है ना, ये पर्सन फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया हुआ है कि आर्य शब्द का अर्थ जो है वो क्या है, गुण बताता है। गुण या आर्य यानी श्रेष्ठ, यानी ये अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं, ठीक है। और वेद जो है लिखे गए, तो वेदों के समय की जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता कहलाती है, ठीक है। वेद जो है वो 4 है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये वेद त्रयी कहलाता है, वेद त्रयी। और अथर्ववेद इनसे थोड़ा बाद का है, अथर्ववेद। अब वैदिक जो युग है इसके 2 भाग माने जाते हैं, एक तो वैदिक युग या ऋग्वैदिक सभ्यता, और एक इनके थोड़ा बाद की है वो है उत्तर वैदिक सभ्यता। यानी कि इनका जो शासनकाल है, यानी इनका जो समय है, काल है, वो है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे अभी चल रहा है 2020 ईस्वी। आज से 20 साल पहले क्या था, 2000 था। और 100 साल 120 साल पहले 1900 था। और कभी 1000 ईस्वी भी रहा, कभी 500 ईस्वी भी था, और कभी 100 ईस्वी भी था, और कभी 1 ईस्वी भी तो था, 0 ईस्वी, 1 ईस्वी। तो ये अभी इधर हम ईस्वी के बाद की बात करें तो 2020 क्या हो गया, ईस्वी, यानी कि इसको बोलते हैं एडी, एंट डोमिनी, ईसा के बाद। अब 1 ईस्वी से पहले भी दुनिया थी, हालांकि ईसा मसीह की घटना के बाद अंग्रेज़ों ने तो 1 ईस्वी के बाद गणना की है, मगर 1 ईस्वी से पहले भी तो था। उसको हम कैसे गिनेंगे, उसको हम कहेंगे 1 ईस्वी पूर्व है, फिर 100 ईस्वी पूर्व है, 150 ईस्वी पूर्व है, 200 ईस्वी पूर्व है, ईपू यानी BC, बिफोर क्राइस्ट। तो इस तरह से ये क्या है, उल्टा चलेगा, ठीक है। तो ये आप ये मान के चलो कि 2000 साल तो ये, और अगर 1000 ईस्वी पूर्व की बात है तो 2000 प्लस 1000 यानी 3000 साल पहले की कोई घटना की बात हम कर रहे हैं। तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व ऋग्वैदिक काल रहा। उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक जो है इनका रहा। इसके निर्माता आर्य थे, जो कि मूलतः है भारत के ही थे। इसमें अलग अलग विद्वान ये कहते हैं, कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि ये मध्य एशिया से आए थे। जैसे एक मैक्स मुल्लर जो अंग्रेज़ इतिहासकार है वो कहता है कि ये मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती जो है वो इनको तिब्बत का बताते हैं, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक जो है वो इनको उत्तरी ध्रुव का बताते हैं।
तो इस तरह से अलग अलग विद्वान, गंगानाथ झा है, वो इनका जो ब्रह्म ऋषि प्रदेश है उसको बताते हैं। तो भारत में जो है सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु का मतलब ये हुआ, एक बार आप सुने ध्यान से, समझे, फिर आगे डिटेल पढ़ेंगे कि सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, तो ये जो इलाका है, ये जो 7 नदियों वाला इलाका है और एक सरस्वती, तो इनके जो बीच वाला इलाका है वो सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता है और मूल रूप से ये यहीं के थे। अगर ये लोग बाहर से आते तो कम से कम कहीं ना कहीं उसका उल्लेख करते, उस विशेषताओं का, अपनी मातृभूमि का। इसलिए विद्वान ये कहते हैं कि ये भारत के ही थे और यहाँ से इनकी एक शाखा जो है मध्य एशिया की ओर गई। अब आप इनमें देखो कुछ खास बातें कि ये लोग जो है वैदिक लोग क्या है, लोहे से परिचित थे। ये लोग गांव में रहते थे या शहर में? गांव में रहते थे, यानी ग्रामीण सभ्यता थी इनकी। इनके परिवार का मुख्य पिता होता था या माता? तो पिता, तो यानी कि पितृ सत्तात्मक जो है इनका परिवार था। ठीक है। इसके अलावा इनका व्यापार का, यानी इनका मुख्य कार्य क्या था? व्यापार था, कृषि था या पशुपालन? तो इनका मुख्य कार्य था पशुपालन और 2 नंबर पे कृषि। ठीक है। अब इधर देखो सिंधुकालीन जो सभ्यता है, ये लोग लोहे से परिचित थे क्या? नहीं थे। ये किससे परिचित थे? कांसा से परिचित थे, तांबा और कांसा। ठीक है। ये ग्रामीण थी या शहरी? तो सिंधु सभ्यता में आपने देखा, चित्र भी देखे कि ये शहरी सभ्यता थी, सड़कें थी, पक्के मकान थे, जबकि इनके ग्रामीण अंचल थे। हालांकि ये सिंधु के बाद के हैं वैदिक काल, मगर फिर भी ग्रामीण इलाके में खेती खड़ी वाले लोग थे, ढाणी में रहना, खेत में रहना, पशुपालन करना और कृषि करना। ये मातृसत्तात्मक परिवार रहा होगा, ऐसा अनुमान है। मातृसत्तात्मक यानी मुखिया जो है वो महिला। कैसे? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की देवी की मूर्तियाँ मिली है, इसलिए हम ये अनुमान लगाते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या था? व्यापार था मुख्य कार्य, क्योंकि शहर है, मुहरें मिली है, बंदरगाह मिले हैं, सड़कें मिली है, इनके ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इनका मुख्य कार्य पशुपालन और कृषि था। इसके अलावा ये लोग भी पढ़े लिखे थे, ये भी पढ़े लिखे थे। इनकी जो भाषा है वो संस्कृत थी, तो इसलिए यहाँ से इनका जो पढ़ा लिखा चीज़ है वो समझ में आ रही है। वेद को पढ़ा जा चुका है, समझा जा चुका है, और इनकी जो लिपि है उसको अभी तक समझ नहीं पाए हैं। इसलिए जो है दोस्तों, इसको जो है हम कहेंगे आद्य इतिहास में। ये आद्य इतिहास में आएगा सिंधु वाला, और वो जो है वैदिक वाला वो आएगा पूरा इतिहास। ठीक है। इतिहास और वाद्य इतिहास, तो इनमें कुछ प्रमुख अंतर है। मंदिर का अवशेष सिंधु काल में भी नहीं मिला है, इनके भी नहीं मिला है। ये लोग शांतिप्रिय थे, लोहे ढाल के अवशेष बहुत कम मिले हैं, जबकि ये लोग युद्ध भी करते थे। युद्ध का देवता था इंद्र, और इनके 33 देवी देवताओं के नाम आते हैं, इनकी अलग अलग श्रेणियाँ हैं, और इनके जो तलवार है, ढाल है, इनकी काफ़ी प्रशंसा की गई है। तो अलग अलग जो स्थितियाँ हैं, इन दोनों में ये डिफरेंस मुख्यतः देखने को मिलता है। तो कुछ आपके कॉन्सेप्ट जो है बेसिक क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं आपके जो बुक है उसके अकॉर्डिंग हम चैप्टर को समझते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से जो है आपके, जस्ट ए मिनट, मेरे ख्याल से आपके दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें, और थोड़े जो व्यू है वो इसके बढ़ाएं, लाइक अच्छा करें इसको, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े और जो है रेगुलरिटी रहे। तो अब आता है उपलब्धियाँ वैदिक काल से महाजनपद काल तक। दोस्तों अभी तक मैंने इसके 4 वीडियो जो है वो भी बनाए हैं इस PDF के अकॉर्डिंग। तो 4 वीडियो मैंने इसके बनाए हैं मित्रों, तो आप जो है चारों देख लेना। ये 5वां वीडियो है। ठीक है। चारों देखने आपने नहीं देखे तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और उसके अलावा 2 वीडियो मैंने और लगा रखे हैं पार्ट 2 के, ये हमने पढ़ लिया था दोस्तों, ये सिंधु काल है। ठीक है। कहीं भी छोड़ा नहीं है, आप ये मत सोचना कि गुरुजी जो सीधे छलांग लगा गए, नहीं। तो वैदिक काल से महाजनपद काल, तो वैदिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वेदों की गिनती विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य में की जाती है, सबसे पुरानी किताब है। इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य का मतलब होता है गुणवाचक है, यानी कि श्रेष्ठ होता है। तो स्वयं को भी श्रेष्ठ कहते हैं, और बाकायदा पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग भी वो श्रेष्ठ थे। अच्छी लंबाई, अच्छी बॉडी, अच्छा खान पान और अच्छी पर्सनैलिटी, गोरा रंग, हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े, साहसी, इस तरह से। तो
इनकी जो भाषा है वो संस्कृत थी, जो आज भी चलती है। आज भी संस्कृत के जो व्याकरण है वो प्राचीन काल से 2500-3000 साल पहले जो हुई, जो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसकी जो व्याकरण में जो सूत्र है वो आज भी अगर आप रीट की तैयारी करते हैं तो आपने देखा होगा कि वही सूत्र चल रहे हैं। देववाणी जो है वो कहा जाता है संस्कृत को, देवताओं की वाणी है, और सारे जो मंत्र है, उच्चारण है, गाने लायक जो चीज़ें हैं वो संस्कृत में ही है। ये वैज्ञानिक भाषा है, इसका प्रभाव मनोस्थिति पर भी बहुत पड़ता है, और कंप्यूटर के लिए भी संस्कृत बहुत जो है ऐसा माना जा रहा है कि सटीक है, तो काफ़ी रहस्यमयी जो है संस्कृत है। आगे हम बात करें मित्रों, जस्ट ए मिनट, तो इसमें चलो अभी गाड़ी आगे। अब देखो, इनको कहीं पर भी विदेशी नहीं कहा गया। कहाँ पर? किसी भी साहित्य में। अगर ये कहीं दूसरे देश से आए होते तो कहीं ना कहीं तो अपने मूल देश का उल्लेख करते। तो इन्होंने नदियों को देवी कहा है, माँ कहा है, और ऐसा अनुमान है कि भारत से ही ये कहीं जो है बाहर गए होंगे। ठीक है, तो इनका भौगोलिक क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेशी था, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, और पूर्व में गंगा और पश्चिम में कुंभा नदी शामिल है। कुंभा काबुल जो कि अफगानिस्तान में है, वहाँ से लेकर इनका गंगा तक, यानी उत्तर वैदिक जो काल आया तब तक ये गंगा नदी तक, बिहार तक जो है ये फैल चुके थे, विस्तार कर चुके थे। भाषा और साहित्यिक समृद्धता। अब हम प्राचीन भारत की भाषा की बात करें, साहित्य की बात करें, तो हमारी जो भाषा है संस्कृत, वो भारतीय संस्कृति का वैभव है, और उसके समान, यानी आज से 2500-3000 हज़ार साल पहले न अंग्रेजी की इतनी व्याकरण जो है वो समृद्ध थी, न किसी और भाषा की, और आज भी उतनी ही सटीक है। उसमें आज भी 2500 साल बाद भी हम कोई कमी नहीं निकाल सकते कि ये नियम ऐसे कैसे बना, ये संधि हुई तो कैसे, ऐसे गड़बड़ कैसे हुई, तो वो नहीं है। तो संस्कृत व्याकरण आज भी उतनी ही वैज्ञानिक है। आप सोचिए, पहले मनुष्य ने भाषा बोलनी सीखी होगी, फिर उसके रूल बनाए होंगे, तो कितना टाइम जो है इसको वहाँ, यानी आज से 2500 साल पहले की तो व्याकरण की किताबें पढ़ी है, तो आप सोचिए कि कितना टाइम इसको 4-5 हज़ार साल तो लगे ही होंगे कम से कम विकसित होते होते। ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हुआ। ठीक है, अब हम बात आती है वेदों की। तो वेदों को क्या है दोस्तों, अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब पुरुष ने नहीं लिखे हैं, तो मतलब पुरुष यानी महिला ने लिखे हैं, नहीं। यहाँ पुरुष और महिला का तात्पर्य है कि इंसान ने नहीं लिखे हैं, देवताओं ने लिखे हैं। यानी वेदों का जो ज्ञान है वो कोई एक व्यक्ति ने अचानक नहीं लिखा, ये धीरे धीरे अपने इकट्ठा हुआ हजारों सालों से। तो इसलिए वेदों को क्या है, संहिता कहा गया है, क्योंकि इनका संकलन किया गया है। ऋषि ने सुनाया, गुरु ने सुनाया शिष्य को, शिष्य ने अपने शिष्य को, तो ये हजारों सालों तक तो मौखिक चलता रहा। फिर धीरे धीरे इसको लिपिबद्ध किया गया। इसलिए कोई 1 साल या 5 साल, 150 साल या 1 या 2 व्यक्ति की ये रचना नहीं है, इसलिए इनको अपौरुषेय कहते हैं, यानी देवताओं के द्वारा सीधा लिखा गया कहा गया इनको। और इनको मौखिक रूप से कई सालों तक निरंतर रट कर, यानी मौखिक रूप से इनको याद रखा गया, कंठस्थ। और पहले याददाश्त भी गजब होती थी, आजकल की तरह ये नहीं कि अपने को 4 मोबाइल नंबर पूछ लें तो भी नहीं सुना सकें, तो वो याददाश्त नहीं थी उस टाइम में, तो गजब याददाश्त होती थी। तो ये सुन कर जो है चले कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक, इसलिए इनको श्रुति भी कहा गया है। श्रुति यानी सुनना। वेद 4 है, वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण लिखे गए हैं, फिर आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ भी लिखे गए हैं। ये हम चीज़ें पहले अध्याय में शुरुआत में चर्चा कर चुके हैं। ऋग्वेद, इसमें 10 अध्याय और 1028 सूक्त है। छंद है, इसमें देवताओं की स्तुतियाँ हैं, प्रार्थनाएं हैं कि हे ईश्वर हमें धन धान्य दें, हमारी खेती अच्छी हो, हमें संतान की सुख प्राप्ति हो, हमें ये मिले। यानी कि एक तरह से ईश्वर से जो है मंत्रों के माध्यम से यज्ञ किया जाता था, हवन किया जाता था, वातावरण की शुद्धि करके, और जो है उनसे, देवताओं से इंसान जो है वो मांगा करता था खुशहाली समृद्धि। सामवेद में जो है काव्यात्मक ऋचाओं का संकलन है। ऋग्वेद के बाद में सामवेद में 1801 मंत्र है, जिसमें केवल 75 मंत्र ही नए हैं, बाकी सारे के सारे ऋग्वेद वाले ही हैं। उनको बस गाने का तरीका बताया कि इसको इस तरह से बोलना है।
वो ऐसे अपन तो इतना याद रहता है कि ओम स्वाहा, तो इस तरह से जो है। तो ये यजुर्वेद की बात करें तो इसमें 40 अध्याय है और इसके 2 भाग है, शुक्ल और कृष्ण। ये याद रखना दोस्तों, यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित विधि विधान बताता है कि यज्ञ कैसे करना है, यज्ञ वेदिका कैसी हो, मंत्र वंत्र वगैरह जो है वो। अब इसमें 2 भाग याद रखना, शुक्ल और कृष्ण। अपने महीना जो होता है विक्रम संवत संवत, इसमें भी 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अमावस्या वाला कृष्ण पक्ष और एक होता है पूर्णिमा वाला शुक्ल पक्ष। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि पहले अपने कृष्ण पक्ष आता है या पहले शुक्ल पक्ष, यानी पहले महीने में अमावस्या आती है या पूर्णिमा। अंतिम वेद अथर्ववेद में 20 मंडल है, यानी ऋग्वेद में 10 है, इसमें 20 है, 731 सूत्र और सूक्त और 6000 मंत्र है। इसकी रचना जो है अथर्व ऋषि ने की थी, इसलिए इसको अथर्ववेद कहते हैं। इसका अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है। पुराणों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं इतिहास के स्रोत के रूप में। इनमें क्रमबद्ध इतिहास मिलता है, इनमें वंशावलियाँ हैं। इनके रचिता लोमहर्ष और उनका पुत्र उग्रसर्वा। लोमहर्ष कई बार आता है मुहावरे के रूप में कि लोग जिस पर हंसेंगे उसको लोमहर्ष बोलते हैं, लोगों को हंसी आए। और पुत्र उग्रसर्वा, इनमें वंशावलियाँ मिलती है। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर दी है। आप चाहें तो इस अंडरलाइन को नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको केवल पढ़ के छोड़ सकते हैं और इन फ्यूचर एक बार आप केवल अंडरलाइन रिविजिट कर लेना। इसकी जो PDF है दोस्तों, जिसमें अंडरलाइन नहीं मिलेगा, 170 पेज की ये जो किताब की PDF है वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जो तीर का सा निशान है छोटा सा, वहाँ पे दबाना है तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। पुराणों में गुप्तों का इतिहास भी काफ़ी अच्छे से जो है बताया गया है। 18 पुराण है और 29 उप पुराण है, ये भी थोड़ा नज़र में रख लेना, ठीक है। इसके अलावा जैसे वैदिक काल की हम बात करें अपना प्राचीन साहित्य की, तो सूत्र साहित्य भी आता है। 3 सूत्र है, एक तो स्रोत सूत्र, एक गृह सूत्र और एक धर्म सूत्र, यानी धर्म से बातें, गृहस्थी से जुड़ी हुई बातें। उसके अलावा वेदांग हमने पढ़े, 6 स्मृतियाँ हमने पढ़ी, महाकाव्य, ये चीज़ें भी जो है प्राचीन भारत के साहित्य को समृद्ध करता है। राजनीतिक व्यवस्था, अब जो आर्य लोग थे, वैदिक लोग थे, वो कैसे रहते थे? तो उनके लिए देखो सबसे छोटी इकाई थी कुल। आज भी होता है ना कुल का नाम रोशन कर दिया, यानी कि परिवार का जो कुल होता है कि किस कुल में गोत्र अपना, तो कुल सबसे क्या है छोटी इकाई थी। सबसे बड़ी इकाई क्या थी? राष्ट्र। आज भी नाम होता है ना राष्ट्र यानी देश, हालांकि अब राज्यों के भी महाराष्ट्र नाम लगा रखा है, मगर राष्ट्र यानी देश। पहले भी थे ना सौराष्ट्र। तो ये इनके श्रृंखला आप याद रखें जीके के हिसाब से। राष्ट्र, उसे छोटा जन से देखो बना जनपद और जनपद से बना महाजनपद, जैसे मगध वो सब। जन से छोटा विश्व से छोटा ग्राम और ग्राम से छोटा कुल। आज भी आप देख लो परिवार से मिलकर क्या बनता है? गांव। और गांव में कौन होता है? सरपंच वगैरह। और फिर गांव से मिलकर क्या बनता है? जैसे जिला बनता है या पंचायत समिति बनती है। फिर उनसे बनकर मिलकर क्या बनता है? राज्य बनता है। और राज्यों से मिलकर राष्ट्र बनता है। तो आप इस तरह से ध्यान में रखें, राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम, कुल, ठीक है। कुल का मुखिया कुलुप, ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विश्व का विस्पति, जन का मुखिया गोप। तो ये गोप याद रखें, क्योंकि बाकी तो मिलता जुलता नाम है, याद रह जाएगा। तो जन का मुखिया गोप। और देश या राज्य को राष्ट्र कहा जाता था, जिसका मुखिया राजा होता था। राजा, सम्राट या एकराट उसको कहा जाता था। राजा का वध वंशानुगत होता था, मगर कभी कभी मान लो राजा ने गड़बड़ कर दी तो राजा को चुनकर हटाकर दूसरे व्यक्ति को भी बनाया जा सकता था। राजा का स्वरूप लोक कल्याणकारी था, निरंकुश था, मगर फिर भी वो जनता के हित को अपने सर्वोपरि मानता था। जनता राजा को कर देती थी, जिससे राजा का खर्चा चलता था और वो सेना और विकास कार्य करवाता था। कर को बलि हरित कहा जाता था, यानी बलि हम देते हैं, त्याग देते हैं। 5 प्रमुख जनों का नाम आता है, यानी जैसे जन का मतलब स्टेट। उस समय के जो राज्य है, 5 राज्यों का नाम ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है। अणु या अनु नाम भी आता है। यदु, तुर्वस, पुरु और दु है या द्रु है ये। तो ये आर्य जन है, 5 आर्य राजा थे।
और जो आर्य नहीं थे, यानी जो इनके कल्चर से डिफरेंस थे, उनको अन आर्य कहा गया है, अनार्य। ठीक है, तो ऋग्वेद में एक बड़े युद्ध का उल्लेख मिलता है जिसे कहते हैं 10 राज्य युद्ध। राज्य का मतलब राजा से होता है, राजा यानी राज्ञा। तो 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ उसे 10 राज्य युद्ध कहता है। हो सकता वो उस समय का एक बड़ा युद्ध रहा हो। तो भरत नाम का एक जन था, ठीक है, उसका राजा था सुदास। भरत से नाम से पड़ा है भारत। तो सुदास जो है वो राजा मुखिया था उसका युद्ध में सामने वाली पार्टी में। और रावी नदी, ध्यान रखें प्रश्न सीधा दोस्तों RAS IAS एग्जाम तक, SSC रेलवे हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पूछे जाते हैं किस नदी रावी, पुराना नाम पृष्णी, राजा का नाम सुदास, तो नदी का नाम पूछा जाता है। तो पृष्णी नदी के तट पर। अब आपको देखना है ना दोस्तों कि इतिहास के आए हुए क्वेश्चन तो मेरी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, हिस्ट्री लाइव टेस्ट नाम से। उसमें 7-8 मैंने ले रखे हैं। हालांकि मेरा प्लान था 20 लेने का, मगर आप लोगों ने ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, तो इसलिए जो है व्यू कम हुए, इसलिए मैंने वो लगाए नहीं। नदी के तट पर 10 जनों के, यानी नदी के तट पर 10 राजाओं का, 10 जन जो है ना, जन मिलकर युद्ध लड़ा गया। तो एक तरफ 10 जन थे और एक तरफ राजा सुदास था, जिसमें सुदास की विजय हुई। 10 राजाओं में 5 जन, उसके अलावा 5 अनार्य, अलिन, पक्त, बलानस, विषाणी, शिव जनपद थे। ऐसी मान्यता है कि सुदास जो है ना, सुदास के पहले पुरोहित था विश्वामित्र, जिसने गायत्री मंत्र लिखा। फिर सुदास ने विश्वामित्र से अनबन हो गई तो उसको हटा दिया पुरोहित पद से और बना लिया वशिष्ठ को। तो फिर क्या है, विश्वामित्र हो गए नाराज। तो विश्वामित्र ने कहा कि सबक सिखाएंगे सुदास को, और इन्होंने 10 राजाओं का संघ बनाया और सुदास पर हमला करवाया। सुदास ने उन संघ को पराजित कर दिया और सुदास जो है वो विजित हुआ, सुदास की विजय हुई, ध्यान रखना ये। राजा के कार्यों के लिए दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि पुरोहित और सेनानी में प्रमुख कौन था। तो वैदिक काल में, यानी जो पूर्व वैदिक काल है, उस समय तक तो पुरोहित ही प्रमुख था, ध्यान रखना। और 2 नंबर पे आता है सेनानी, सेनापति, क्योंकि पुरोहित की जो है बहुत ज़्यादा मान्यता थी। और उत्तर वैदिक काल में जो है वो सेनापति है वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि फिर जो है राजा मुख्यतः युद्ध प्रिय हो गए थे। अब आता है 2 संस्थाएं, सभा और समिति। वैदिक काल में 2 संस्थाएं थी, एक तो सभा और एक समिति। तो इनका ऋग्वेद में अथर्ववेद दोनों में ही उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना। ऋग्वेद से लेके अथर्ववेद तक दोनों में जो है इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो उस समय राजा के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए होती थी समिति। देखो नाम बड़ा है ना, सभा से एक अक्षर ज़्यादा है, तो समिति जो है बड़ी थी, यानी आम जन की सभा थी। जैसे गांव में होता है ना ग्राम सभा, जिसमें सारे लोग मेंबर होते हैं, तो उसी तरह से इसमें काफ़ी लोग मेंबर होते थे, विचार विमर्श होता था, राजा भी भाग लेता था। जबकि सभा नाम भी छोटा है, तो इसमें जो है छोटी संस्था थी, जिसमें केवल VIP, जैसे कैबिनेट होती है मंत्रिमंडल की, वैसे ज्येष्ठ और विशिष्ट व्यक्ति ही भाग लेते थे। तो ये सभा और समिति थी। इसका मुख्य कार्य जो है राजा को परामर्श देना और उस पर नियंत्रण रखना था। तो ये था अपने वैदिक काल के बारे में। अब कुछ बातें और हैं। महाकाव्य काल। महाकाव्य काल वो है दोस्तों जब रामायण और महाभारत जो है वो लिखी गई, और रामायण और महाभारत प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक जो है इसको लिखकर पूरी कर ली गई थी। ठीक है मित्रों, अब जो है थोड़ा और देखते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा इधर रहा ना अपने। तो ये आप देख सकते हैं ऋषि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी, वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी। और अब हम बात करें अगर थोड़ा महाकाव्य काल के अकॉर्डिंग कि उस समय जो है कैसा था, तो आप देख सकते हैं दोस्तों राजा का पद वंशानुगत था, और ये तो था ही, लगभग सब जगह था। राजा का दैविक सिद्धांत था, यानी राजा जो है ना वो ईश्वर का अवतार है, इसलिए उसकी आज्ञा माननी चाहिए। मगर राजा निरंकुश नहीं होता था, उस पर मंत्री परिषद का, प्रजाहित का, धर्म, कर्तव्य, ऐसे बहुत सारे उसके ऊपर पाबंदियां बंधी हुई थी। राजा के कोई बड़े पुत्र के अगर मान लो दिक्कत है तो छोटे पुत्र को भी राजा बना दिया जाता था। और 18 तीर्थ का उल्लेख किया गया है महाभारत काल में।
मंत्रिपरिषद के 18 विभाग होते थे। जैसे आज भी होता है ना, शिक्षा मंत्री, खनन मंत्री, तो वैसे 18 जो है उस समय तीर्थ थे, यानी डिपार्टमेंट थे। और कुछ गणराज्यों का भी उल्लेख है। गणराज्य का मतलब वहाँ जो राजा है वो वंशानुगत नहीं होता था, जैसे राजा फिर उसका बेटा राजा, ये नहीं होता था, नया राजा भी बनाया जाता था, तो उसे गणराज्य कहते हैं। जैसे भारत वर्तमान में गणराज्य है क्योंकि यहाँ का जो मुखिया है, राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं है, चुना जाता है। तो जैसे अंधक, वृषणी, कुकुर, भोज, ये गणराज्यों के उल्लेख है। अब जनपद काल की बात करते हैं। तो अभी तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अभी तक हमने पढ़ा वैदिक काल के बारे में और फिर महाकाव्य काल के बारे में। अब आता है महाजनपद काल। महाजनपद, देखो जन नाम आपने पढ़ा, यानी कि स्टेट, राज्य, जो बड़े थे वो महाजनपद कहलाए। तो महाजनपद जो है दोस्तों, ये इनमें राजतंत्रात्मक शासन भी था और कुछ में गणतंत्रात्मक शासन भी था। ये ऋग्वैदिक काल में जन जो था ना, वो स्थायी भौगोलिक आधार नहीं था। उत्तरवैदिक काल में जन बसना शुरू हो गए, इसलिए जनपद कहलाए। और फिर महात्मा बुद्ध के समय तक जनपद बड़े हो गए, तो इसलिए वो महाजनपद कहलाए। यानी शक्तिशाली जो है और निर्बल राज्य जो है वो शक्तिशाली के अंडर में आ गए। और कुल मिलाकर बौद्ध काल के समय 16 जनपद थे महाजनपद। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। 16 महाजनपद थे और इनका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, 16 महाजनपद, अंगुत्तर निकाय। अब ये महाजनपदों के नाम हैं, ये आपको सीधे सीधे याद करने हैं। अंग, मगध, काशी, कौशल, वजीमल, चेदी, वत्स और मत्स्य, पांचाल, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। तो मैंने तो इनको क्या है, बार बार बोल बोल के रट रखा है, 10-20 बार बोल के। अंग, मगध, काशी, कौशल, वजीमल, चेदी, वत्स। तो इस तरह से आप भी जो है थोड़ा मंत्र की तरह इनको याद कर लें। तो 16 महाजनपद हो गए। अब इनकी राजधानियों का प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। जैसे हिस्ट्री का स्पेशल कोई एग्जाम हो तो उसमें श्योर ही पूछते हैं, क्योंकि विद्यार्थी यहाँ कन्फ्यूज़ होता है, उनका उद्देश्य है कन्फ्यूज़ करना। तो मगध की गिरिव्रज और राजगृह थी, ठीक है। मल की कुशीनारा पावा थी, चेदी की सुक्तिमती थी। तो 4-5 जो है आप मगध, अंग, सभी के देखो थोड़े थोड़े ध्यान में रखें, ऐसे याद रख सकते हैं। अंग की चंपा, मगध की गिरिव्रज, कौशल की बस्ती, कौशल की श्रावस्ती, काशी की वाराणसी, मल की कुशीनारा। तो ऐसे आप जो है थोड़ा नज़र डाल ले हुए। अवंती की उज्जैनी, तो ये भी पूछा गया है। सूरसेन की मथुरा, तो ये आपके राजस्थान से जुड़ा हुआ है जैसे, तो ये पूछा जा सकता है। मत्स्य, विराटनगर, राजस्थान से जुड़ा हुआ, 11 और 12, तो इनकी राजधानी आप याद कर ले हुए। अवंती की याद कर ले हुए, ठीक है। गांधार की याद कर ले हुए। लगभग इनमें से 16 में से 8-10 तो इम्पोर्टेंट निकल ही आएगा। तो आप कहेंगे गुरुजी फिर छोड़नी कौन सी है? अब ये काफ़ी महाशक्तिशाली हो गए। इनमें भी कौशल, मगध, वत्स, अवंती ज़्यादा शक्तिशाली थे। ये कुछ गणराज्य थे जैसे कपिल वस्तु के शाक्य, इनका भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। रामग्राम के कोलिय, मतलब कोलिय कहाँ के थे, या जैसे मान लो गणराज्य कौन सा था निम्न में से या कौन सा नहीं था। तो 3 ये दे दिया, एक आपके बीच में दे दिया मगध, तो आपको पहचान लेते हैं कि गणराज्य नहीं था। गणराज्य का मतलब आप समझ रहे होंगे कि वहाँ पर राजा जो है वो चुना जाता था जनता के द्वारा, चाहे वोट दो, चाहे वो समिति के द्वारा चुना जाए। केसपुत के कलाम, कुशीनारा के मल, पिपलीवन के मौर्य, तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये मेरा एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा, जिसमें आपको किताब ही पढ़ा रहे हैं परंतु उसमें खास इंपॉर्टेंट कर दिया और आप आराम से पढ़ लेंगे इसको। तो प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति, गणतंत्र, तो आज से 2500 साल पहले भी भारत में इतनी बड़ी सोच थी। अर्थशास्त्र में भी लिच्छवी गणराज्य के लिए राजा सप्तोपजीवी का प्रयोग है। तो कहने का मतलब गणराज्य था दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है टॉपिक हम बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।